तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम करेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन हम जो टारगेट करेंगे वो हमारा टारगेट है आपका इस टाइम हमारा एचपी टैट। आपका एचपी टैट के अंदर केमिस्ट्री पूछी जाती है। मैंने उसका सिलेबस भी आपके सामने कर रखा था, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, जो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा। जितने भी बेसिक रहते हैं आपकी केमिस्ट्री के, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं बेसिक से यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के आपको 8 10 11 12 वीडियो जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी आपको बेसिक्स की आएंगी, और बेसिक से ही आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। बेसिक में क्या क्या होगा, इसमें ये मान के चले कि ऑर्गेनिक की पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन होगा। इसके बाद की जो पोर्शन आएगी उसमें हम आपको ऑर्गेनिक भी करवाएंगे। आपको पता है कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बीच बीच में से पूछे जाते हैं, तो इनको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। कुछ हम जो है वो बेसिक्स आपका यहाँ से यहीं पे क्लियर कर लेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनको मैं आपको MCQ के फॉर्म के अंदर करवाऊंगा। तो बस बने रहना है, स्टार्टिंग की वीडियो है, अच्छे से करना है। ओके, इससे अच्छा बेसिक्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। मैं बहुत बेसिक से करवाने की कोशिश करूंगा, जितना मैं लो लेवल पे जाके मैटर तक समझाने की, स्टार्टिंग में जहाँ पे मैटर करवाते हैं वहां से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, और आपको ज्यादा हाई लेवल का नहीं जाना है। केमिस्ट्री बहुत बड़ा हुआ बना रखा है आप सभी ने, इतना कुछ नहीं है। बस मैं यही कहूंगा, आप 10th तक कि जितने भी केमिस्ट्री का पोर्शन है आपकी साइंस की बुक के अंदर, उसको कर ले, काफी है। ओके, उसके बाद कहाँ जाना है आपको, प्लस वन में जाना। प्लस वन के भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे आपके, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपका बनता है, या फिर आपका बीसीसी और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर वाला बन जाता है। वहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ आपके सॉल्ट के नाम पता होना चाहिए। कुछ ट्रेंड्स आते हैं कि इनको बढ़ते क्रम में घटते क्रम के अंदर लगाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करवाओ। उन सभी को मैं आपको वहां पे करवाऊंगा। और फिर कुछ नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक से। ओके, कि इनमें से कौन सा, कुछ आपके बॉन्ड से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा बॉन्ड इसमें बना हुआ, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। मतलब कुल मिला के बेसिक्स हम इसको क्लियर करेंगे। बेसिक्स अगर होंगे तो जो केमिस्ट्री का डर है आपके मन के अंदर वो दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो को हमें कर देना चाहिए आज से, अभी से स्टार्ट। तो चलिए, बात अभी हमारा जो एचपी टेड का मैं आपको यहाँ पे जो करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री करवा दूंगा। ओके, बाकी अगर किसी को साइकोलॉजी और जीके सेक्शन कंप्लीट पढ़ना है, उसके लिए हमारा पेड बैच चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नंबर देता हूँ 98 178 92 728। इस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। साइकोलॉजी और जीके आपको वहां से हो जाएगी। केमिस्ट्री में आपको लगभग करवा दूंगा यहाँ पे बेसिक वगैरह। बाकी आप जहाँ से तैयारी करें वहां से, हल्की फुल्की तैयारी वहां से कर रखें। जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी, ठीक है, मैंने करवा रखी है बायोलॉजी, वैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहां से कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन से करवाऊंगा। फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स का भी देखेंगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने बता दिया। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो भाई 1999 के अंदर पूरे का पूरा बैच अवेलेबल है, ठीक है, पूरे का पूरा बैच। तो वो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका कोई भाई बहन होगा या फिर कोई दोस्त होगा, अगर उसको एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी करनी होगी तो उसके लिए प्रॉपर बैच है। अभी के लिए हमारे पास मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए सिर्फ साइकोलॉजी और जीके का ही बैच अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 849 के अंदर, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट है आप, अगर आप इस वीडियो के तहत आते हो तो। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रहेगा मैटर, जिसको हम कहते हैं द्रव्य। दोनों भाषाओं के अंदर करवाऊंगा ताकि किसी को दिक्कत ना रहे। ओके, अच्छा, आपने अपने ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें देख रखी हैं, चाहे वो मेरा मोबाइल फोन है, मेरा एक बाल है, एक धूल का एक छोटा सा कण है, जहां से लेके बड़े से बड़ा हाथी है, बड़े से बड़ा बिल्डिंग है, कुछ भी है, एनीथिंग विच है मास, जिसका कोई अपना कोई मास है, द्रव्यमान है, या फिर उसका कोई जगह घेरी हुई है, उसको हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी चीज है, चाहे आपकी एक बॉल रहेगी, चाहे एक पेन रहेगा, एक बड़ा सा पत्थर रहेगा, चाहे गिलास रहेगा, खाली गिलास रहेगा तो भी, पानी का गिलास रहेगा तो भी, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, कुछ ना कुछ इसमें होगा ही होगा। ये मैटर होते हैं। केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो आपकी मैटर से ही हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे आपके मन के अंदर कि सर ये जो बॉल है ना, अगर आपने बोला कि इन दोनों का जो मास रहेगा वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, इसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि आपको इतना भी पता होना चाहिए कि एक मैंने पास गुब्बारा लिया इसी साइज का और इसी साइज का पत्थर लिया, तो दोनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा अलग अलग होगी। ओके, तो डेंसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इन सभी को अलग करने के लिए सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी चीज, चाहे वो पानी है, हवा है, कोई आपका
अब आप बोलेंगे सर एयर का तो भाव आपका बाहर होता नहीं है। इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। जब मैं आपको यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था। मैंने क्या किया था, एक आपका डंडा लिया था, उसके दोनों तरफ बलून बांध दिया था। ओके, बराबर उसको मतलब बैलेंस कर दिया था। जैसे मैंने एक बलून को यहाँ से फाड़ा तो दूसरे बलून ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। ठीक है, मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली है और आपकी अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है। इससे क्या होगा, मतलब हमें पता चला कि आपका एयर का भी भार होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं इसका। खाली आपका एलपीजी गैस तो आप बोलेंगे सर ये तो लिक्विड गैस है। कोई भी चीज़ है जिसमें आपका हवा भरी हुई है, उसका भार होता है भाई। सिलेंडर जो होगा, चाहे वो आपका CO2 का सिलेंडर मान लेते हैं, CO2 का सिलेंडर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होगा, वो खाली हल्का होगा और जब भरा होगा तो वो थोड़ा सा भारी होगा। उसमें डिफरेंस होगा ही होगा आपका एयर का। तो एयर का भी भार होता है अपना। ओके, तो ये आपको बात याद रखनी है। तो कोई भी चीज़ जिसका खुद का मास होता है और वो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं आपका मैटर कहते हैं। ओके, ये वाला मैटर नहीं है, बोले जी मैटर हो गया, नहीं वो वाला मैटर नहीं है। कुछ भी चीज़ है, चाहे वो आपको क्रॉकरी से लेके पेंसिल के निब से लेके ये सब जितनी भी चीज़ आप इस ब्रह्मांड में देखते हो जिन्होंने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, उसको हम मैटर कहेंगे। ओके, अच्छा, अब बोला गया कि हर एक वस्तु का द्रव्यमान और आयतन होता है। जी हाँ, होता है। कोई भी चीज़। अच्छा, मास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल है, मैं सिंपल भाषा में क्या समझाता हूँ कि जो हम हैं, हम कितने माल से मिलके बने हुए हैं, कितने मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। जैसे आपके चौक है वो पाउडर से मिलके बनी हुई है, तो जितने पाउडर से वो मिलके बनी हुई है वो है उसका मास। क्या बोला? मास। अब जितना मेरे अंदर माल भरा हुआ है, जैसे कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है, कितने माल से मिलके बनी हुई है, कितने मटेरियल से मिलके बनी हुई है, ये उसका एक हो जाएगा इसका मास। और वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? घेरा गया स्थान कितना इसका। अब ये पेन है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, इसका वॉल्यूम है। हम बोलेंगे जी भाई ये पानी की बोतल, इसका वॉल्यूम निकालो। हम बोलेंगे जी 1 लीटर है इसका वॉल्यूम। कैसे निकालोगा? हमने कुछ नहीं कुछ तिगड़म लगाई होगी, यानी कि इसके अंदर 1 लीटर ही, आपके अंदर 1 लीटर ही इसमें क्या आएगा? पानी आएगा। अगर इसे 1 लीटर को मैं नीचे गिरा दूंगा तो वो पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ओके, कम नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें 2-3 चीजें रहेंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है, कुछ लोग बोलेंगे कि आपके इसके स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी रहती हैं। कुछ वो लोग बोलेंगे 5 रहती हैं, कुछ लोग बोलेंगे 3 रहती हैं। सब कुछ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पहले भी बोला। अगर मैंने बोला आपके सामने कि खाली आपके फुटबॉल है और उसी साइज का एक पत्थर है, क्या दोनों का मास सेम रहेगा? कैसे होगा सेम भाई? दोनों की डेंसिटी बहुत डिफरेंट रहेगी। तो इसके लिए हमने एक चार्ट है, आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों की चीज ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपने इसको याद रखना है। डेंसिटी मतलब आपका घनत्व, घनत्व क्या रहेगा आपके पास? आपका ये रहेगा द्रव्यमान और आपका आयतन। अगर इसमें हमने m निकालना होगा तो d इंटू वी हो जाएगा। अगर इसी में से मतलब मास निकालना होगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और इसी में ही अगर हमने डेंसिटी तो निकाली, वॉल्यूम निकालना होगा तो आपका मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, m अपॉन वी हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा सा फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी से सारा बन जाएंगे आपके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सा भाषा के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आपको वॉल्यूम दी होगी, ठीक है, और आपके पास मास दिया होगा, बोला गया कि डेंसिटी निकालो। अगर फॉर्मूला आता होगा तो लल्लू लेवल का सवाल है ये। अगर अच्छा आता होगा फॉर्मूला तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलें आगे बढ़े, चलो जी। अच्छा, अब क्या आएगा? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताओ। बोला गया देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट मैटर नोन एंड ऑल ऑफ देम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर एक चीज इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आग, फायर किस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आएगा? फायर किस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आएगा? ठीक है, आज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भर जाना चाहिए। आग किसके अंदर आएगा? मैं भी आंसर दूंगा इसका। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 हमने इसमें से अवस्थाएं बता दी, लेकिन इसमें एक और भी होती है, 2 और होती हैं। एक होती है आपकी प्लाज्मा और एक होती है आपके पास बोस आइंस्टाइन। हमारे बोस साहब और आइंस्टाइन साहब, आइंस्टाइन EIN, मिला के इन दोनों ने मिला के एक स्टेट ऑफ अलग अलग दी थी, मतलब ना। तो प्लाज्मा एक अलग स्टेट है और बोस आइंस्टाइन अलग स्टेट है। इनका भी मैं आपको बड़ी से बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम चलेंगे सॉलिड। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कुछ रहता नहीं गया, हाँ, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सारी चीजें होती हैं। बस सिंपल सी भाषा के अंदर, अगर हम इनको सिंपल भाषा के अंदर इनको डिस्टिंग्विश करें तो जो सॉलिड होगा उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना होगा, वो काफी क्लोज्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, इस तरह से पैक्ड रहेंगे। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो हल्का हल्का उनके अंदर फायर करेगा दूरी के अंदर, और अगर गैसेस की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर इनके पार्टिकल रहेंगे।
ठीक है जी। इसीलिए देखो, जब ये हम गैसेस को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो वो इस अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आपका इस अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। जैसे आपका गैस है, इसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देखो सॉलिड के यहाँ आपस में ही है। तो गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, गैसेस को सबसे ज्यादा हम प्रेस कर सकते हैं। ओके, तभी तो हमने जो आपका गैस का सिलेंडर होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस होती है, लेकिन हमने उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर देके उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया होता है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। जो मैं बातें बोल रहा हूँ दिमाग के अंदर बैठा दो, बेसिक्स है सब कुछ, एवरीथिंग इज बेसिक। ओके, मैं अभी तक हाई लेवल पे नहीं चला हूँ, 5-7-10 दिन ये अभी का बेसिक ही चलेगा। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट रहेगी जिसका एक फिक्स्ड, उसका फिक्स रहेगा। क्या क्या फिक्स रहेगा? उसका एक तो आपका वॉल्यूम फिक्स रहेगी और उसका साइज फिक्स रहेगा। मान लो 1 किलो का लोहे का टुकड़ा है, 1 किलो का लोहे का टुकड़ा है, तो यहाँ पे भी 1 किलो का है, मेरे घर पे आ जाएगा ये तो भी 1 किलो का ही रहेगा, और इस तरह का है तो इसी तरह का रहेगा। जैसे कि ये चीज सॉलिड है। अब ये जब फैक्ट्री से बन के आई थी तब भी ये ऐसी थी। आज मेरे पास इसको 1 साल हो गए, 1 साल से 2 साल से ज्यादा हो गया, तो ये आज भी मेरे पास ऐसी की ऐसी ही है। यानी कि इसका फिक्स्ड शेप रहता है और फिक्स्ड इसका साइज रहता है। इसके अंदर साइज के अंदर कोई भी कटौती नहीं होती है। अच्छा ठीक है, जैसे ये बेचारा एक खंभा जैसा है, ये एक एक करके सारे लोग हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हल्का सा नीचे दब रहा है। ऐसा नहीं कि एक टाइम में मतलब नीचे कुछ नहीं गया ऊपर से फ्लैट ही हो गया, ऐसा नहीं होगा अभी तक इसमें। ओके, कंप्रेसिबल बहुत कम कंप्रेसिबल रहते हैं आपके सॉलिड, बहुत कम कंप्रेसिबल। हाँ, आपने देखा होगा कि जब जिसको चीज ज्यादा पीटते हो तो ऊपर से वो ऐसी ऐसी इस शेप के अंदर हो गई होती है, पीट पीट के, बट कंप्रेस नहीं होती है, मतलब इस शेप के अंदर रहेगी। तो ऐसा नहीं कि अभी इतनी है और थोड़ी देर टाइम बाद इतनी हो जाएगी, नहीं, इतनी नहीं होगी, ठीक है। ऊपर से इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम रहती है, तो इस शेप के अंदर ही रहेगी। ओके, याद रखें। अच्छा, इसमें क्या रहेगा? एबिलिटी टू मेंटेन इट शेप, नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसको जो है आपका नगण्य संपीड़ता बहुत कम रहती है इसका, ठीक है। हिंदी में बहुत गंदा ऐसे लगा कि पता नहीं किसी को गाली दे दी, ऐसा वर्ड था पर ऐसा था, ठीक है। तो इस तरह इसकी शेप जो चेंज नहीं होती, मतलब बिल्कुल कम कंप्रेसिबल रहते हैं। क्वेश्चन आता है भाई कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंप्रेसिबिलिटी बताओ, तो सॉलिड की कंप्रेस सबसे कम है, लिक्विड की उससे कम, और गैसेस की सबसे कम है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है जी। आपका संपीड्यता सबसे कम है, किसकी है? आपकी सॉलिड की, याद रखें। नेक्स्ट आपका रहेगा सॉलिड स्टेट के ही बारे में। मॉलिक्यूलर स्पेस आर लोएस्ट व्हाइल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हाईएस्ट। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इंटरमॉलिक्यूल्स पे ये आप बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे सारे के सारे, तो इनके अंदर जो आपका स्पेस रहेगा वो बहुत कम रहेगा, बट फोर्सेस बहुत अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगी, बहुत तगड़े वाली फोर्स रहेंगी। यानी कि अगर इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है जी, इससे वाइब्रेट करना स्टार्ट करा, तो ये वाला भी साथ में वाइब्रेट रहेगा, यानी कि इस तरह से वाइब्रेशन इसके आगे को बढ़ती ही जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने क्वेश्चन आएगा कि साउंड सबसे ज्यादा किसमें आपका ट्रेवल करती है? साउंड पहले वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, जहां पे साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। ओके, मैकेनिकल वेव्स है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, मतलब इनको कोई ना कोई चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है जिसमें फ्लो कर सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ओके, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा आपका साउंड ट्रेवल करती है। सॉलिड में भी अगर बात करें तो स्टील के अंदर सबसे ज्यादा आपका ट्रेवल करती है आपकी साउंड, बहुत तगड़ी वाली इनमें अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, मतलब इतनी अट्रैक्टिव फोर्स कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ना एक दूसरे को छोड़ के जाना चाहते ही नहीं। ओके, इसको इनको छोड़ के जाना चाहते ही नहीं है, ठीक है, बहुत आपस में क्लोजली पैक्ड रहेंगे, ये दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका सॉलिड का नेचर, प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। अब बात है आपकी लिक्विड स्टेट की। लिक्विड की आपका फिक्स वॉल्यूम रहेगी, बट शेप फिक्स नहीं रहेगा। इसके जो आकार है वो फिक्स नहीं रहेगा, वॉल्यूम शेप रहेगी। इस बोतल के अंदर है पानी, जब पानी के अंदर 1 लीटर इसके अंदर पानी है, अगर मैंने इसका पानी किसी परात में डाल दिया तो वो पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये बर्तन के अकॉर्डिंग अपनी शेप को ढाल लेता है आपका लिक्विड। ओके, ये इसकी है द्रव्य की एक उसकी विशेषता है, याद रखें दोनों को ही। ओके, बाकी लिक्विड शेप में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर लोअर देन सॉलिड, अब इनके अंदर जो स्पेस रहेगा, ये सॉलिड है, सॉलिड के तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड के जो स्पेस रहेगा वो बहुत, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस इसके अंदर रहने वाला है। ओके, और एग्जाम्पल है इसका मिल्क और वाटर। बाकी इन्होंने ये बताया कि गैसेस से कम स्पेस रहता है और सॉलिड से ज्यादा स्पेस रहता है, लेकिन आपको पता है कि किसका क्या है स्पेस, आपका किस तरह से इनके अंदर स्पेस रहता है। गैस स्टेट की अगर हम बात करें, गैस स्टेट की, अच्छा, क्या लिक्विड को हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं? जी हाँ,
लिक्विड और कंप्रेसिबल, लेकिन सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम, याद रखें दोनों को। नेक्स्ट आपके पास रहेगा गैसेस स्टेट। गैसेस का ना ही कोई फिक्स शेप रहता है, उनका ना शेप फिक्स रहेगा ना ही उनका साइज फिक्स रहेगा, और जहां मर्जी उनको डाल दो उसी टाइम के अंदर चला जाएगा, ना उनका शेप फिक्स रहेगा, ना आकार निश्चित रहेगा, ना ही तो उनका आयतन निश्चित रहेगा। दोनों ही बातों को याद रखेंगे। और जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस रहेगा गैसेस के अंदर वो बहुत ज्यादा रहता है। ओके जी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। जब हम इनको कंप्रेस करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन है आपका एलपीजी के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब उनके ऊपर हाई प्रेशर हम उनके ऊपर डालते हैं। ओके, जब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड या फिर गैसेस में कन्वर्ट करना होगा, दो ही फैक्टर काम आते हैं। एक तो उनका आपका प्रेशर और एक आपका टेम्परेचर, दोनों के ऊपर ही वेरी करता है सारी चीजें। ओके, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी रहेगी? गैसेस की रहेगी, याद रखें। नेक्स्ट आपका रहेगा कॉज ऑफ इन फिजिकल एंड स्टेट ऑफ मैटर। चेंज किस तरह से आता है इन सभी स्टेट ऑफ मैटर में? ये मैंने हाथ से ही बनाया था एक डायग्राम जैसा। ये आपका प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये आपका सॉलिड है, इतना इतना सॉलिड, इतना में लिक्विड और इतना गैसेस। ठीक है जी, इसमें याद रखें जैसे ही हम सॉलिड, ये आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जैसे ही हम उनके ऊपर हमारा प्रेशर बढ़ता है ना, तो वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट, जो आपका गैसेस जो है जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर हम डालते हैं तो ये आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वही सेम केस आपका टेम्परेचर का है। ओके, सिंपल सा डायग्राम था, इसको ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। सिंपल बात याद रखिए कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब कैसे होगा? जब हम उसके ऊपर हाई टेम्परेचर देंगे, और लिक्विड जो है आपका गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब उनको हाई टेम्परेचर देंगे, या फिर उल्टा करेंगे, जब हम गैसेस को कम टेम्परेचर देंगे या फिर इसको हाईली प्रेशर के ऊपर दबाएंगे तो आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल सी भाषा के अंदर। चलिए, अब अच्छा, मैंने आपको बोला था कि 5 स्टेट ऑफ मैटर रहती हैं, लेकिन मैंने तो आपको 2 के बारे में ही पढ़ाया, 3 के बारे में पढ़ाया। एक है आपका प्लाज्मा स्टेट। तो जिसने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया अपना, उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि प्लाज्मा जो है आपका जो फायर है, आग है, यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कोई मैटर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा स्टेट। फॉर एग्जांपल है आपका एक तो फायर होगी, एक पुराने जमाने की ट्यूबलाइट देखी आपने? ट्यूबलाइट वो रॉड वाली आती थी, तो उनके अंदर जो फिनोमेना चलता था ना उनके अंदर, वो भी आपका प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का ही आता था। ओके, और अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो उस केस में बोस आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगी। इसके अंदर क्या रहेगा? अच्छा, आप गूगल पे सर्च करना अभी, नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर देखी होंगी। जितने भी आपके पोल्स वगैरह हैं, पोल्स मतलब धरती के पोल्स हैं, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, आपके जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर लोग जाते हैं और आसमान के अंदर से रहता है कि आसमान एकदम से हरा हो गया है, एकदम से आसमान नीला हरा जैसा कुछ हो गया ना, तो वो होते कम टेम्परेचर के ऊपर। पोल्स के ऊपर आपको पता है आपके ध्रुवों के ऊपर बर्फ जमी रहती है, तो जैसे ही बर्फ जमी रहेगी वहां पे तो ठंडा टेम्परेचर है। ठंडा टेम्परेचर की वजह से जो भी वहां पे लाइट आएगी या फिर आपका मैटर का स्टेट ऑफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो तो अलग फिनोमेना से बनती है, लेकिन वो किस स्टेट ऑफ, वो लाइट जो बनी वहां पे, वो आपका बोस आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर में हम उसको काउंट करते हैं। याद रखें, दोनों को समझाने की बात है, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस ही खत्म हो जाता है। आग जो है आपका प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आती है। आपने पहली बार सुना होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज, ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि नहीं था पता भाई किसी को नहीं, हमने भी नहीं पढ़ा है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा चेंज इन फिजिकल स्टेट। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि किस किस तरह से चेंज रहेगा। तो आपको पता है या तो मेल्टिंग होगी, कुछ इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फ्रीजिंग होगी, सब्लिमेशन होगी, डिपोजिशन होगी, आयनाइजेशन होगी, और रिकमेंडेशन और डीआयनाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन और डीआयनाइजेशन होगी। इनके लिए हम करेंगे और इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? या तो आपको स्टेट ऑफ मैटर पूछ लिया जाएगा, ओके, या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई एग्जांपल से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी एग्जांपल आपको मिलेंगे कहीं पे भी, उनको आपको अच्छे से नोट करना है। फॉर एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड से मतलब बर्फ का पिघलना, तो उसको कहेंगे हम मेल्टिंग, यानी कि विघलन। अगर लिक्विड स्टेट आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वाष्पीकरण, जिसको हम कहेंगे वेपराइजेशन, जिसको हम कहेंगे। अगर गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपका बादल नहीं गिरते, बारिश नहीं होती है, तो बादलों से बारिश होना, बादल क्या है? गैसेस हैं, उनसे क्या बन जाता है? लिक्विड शेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहेंगे कंडेंसेशन, संघनन उनको कहेंगे। और लिक्विड शेड जब सॉलिड शेड में कन्वर्ट हो जाती है तो आपका बर्फ जमना, फ्रीजिंग कहते हैं उसको,
ओके, बट क्वेश्चन कहां से आता है, अगर कोई ठोस वस्तु सीधा आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठोस वस्तु सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको कहेंगे आपका सब्लिमेशन या फिर आपका उग्रपातन। उग्रपातन जिसको कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी तो वो सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है भाई, सीधा। या फिर आपका फिनाइल की गोलियां डालती नहीं, मम्मी डालती होगी वो गोल गोल सी व्हाइट व्हाइट कलर की कपड़ों के अंदर, है ना, और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं, तो नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, कपूर, ये भी इसका एग्जांपल रहेगा। एक दो और भी थे इसमें एग्जांपल, मैं इनको कुछ भी एग्जांपल आपको छोड़ना नहीं चाहता। वेट अ सेकंड, मतलब वो काफी अच्छे थे, थोड़ा सा डिफरेंट थे तो मैंने उनके लिए अलग से रखा था। हाँ ठीक है, तो ये आपको किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड आपका, ये भी आपका इसी के अंदर आएगा। सब्लिमेशन कहाँ पे है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस सब्लिमेशन, इसके अंदर और था अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, ये भी देखें भाई, आयोडीन क्वेश्चन आया था भाई, ये मेरे को एक बार मेरे को टैट में क्वेश्चन आया था ये आयोडीन, और था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंथ्रासीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन भी लिख लेना, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, तो ये भी आपका सब्लिमेशन का ही एग्जांपल रहेगा। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, या फिर इस बार एंथ्रासीन से क्वेश्चन आएगा या तो आपको अमोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन आएगा, तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, एक और चीज रहेगी, कई बार आपने देखा होगा गैस फॉर्म सीधा सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कई बार हमारी साइड बोलते हैं जी भाई कोरा पड़ गया, कोरा, तो आपने देखो गैसेस जो है वो जम जाती है पत्तों पत्तों के ऊपर, जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है, आपके पानी जो वेपर्स होते हैं वो जम जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे आपका डिपोजिशन, याद रखें। और अगर गैस फॉर्म के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 5वें स्टेट ऑफ मैटर, 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, ठीक है, आयनाइजेशन जिसको कहेंगे, यानी कि आयंस के अंदर टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमका सोडियम आयन में टूट गया, आयंस के अंदर टूट जाएगा। और अगर हम प्लाज्मा स्टेट का थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उसको कहेंगे डी आयनाइजेशन कहेंगे, यानी कि आयंस का नॉर्मल स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, डी आयनाइजेशन इसको हम कहेंगे, याद रखें, समझ गए थोड़ी बहुत बात। तो ये देखो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या रहेगा, जब आपका सॉलिड लिक्विड जो है आपका लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे पानी डाला, यहाँ पे बर्फ में पानी डाला और ऑटोमेटिकली जो है ऐसे मतलब भर गया पानी, पूरे का पानी यहाँ पे बर्फ जम गई इसकी, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, फ्रीजिंग कहेंगे, फ्रीजिंग। अच्छा, फिर हम कहेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होगा, बर्फ का पिघलना, आइस क्यूब का पिघलना, ऑब्वियस सी बात है, मेल्टिंग कहेंगे। ओके, बाकी कितनी कैलोरी हीट चाहिए, 80 कैलोरी हीट चाहिए, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कोई। वेपराइजेशन क्या होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुकर में सीटी आती है तो वेपर उड़ते हैं ऊपर से बहुत सारे, तो वेपराइजेशन उसको कहेंगे हम, ठीक है जी। वेपराइजेशन का लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके जाना। अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, आपका चिल्ड पानी है, पानी की बोतल के अंदर मैंने पानी रखा बिल्कुल ठंडा, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं बोतल के बाहर, तो कंडेंसेशन होगी यहाँ पे। या फिर आपका बादल से बारिश होना, ये भी कंडेंसेशन का एग्जांपल है, संघनन का एग्जांपल है। ओके, आपका उसके बाद आएगा सब्लिमेशन, ये देखो ड्राई आइस, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन ये भी आता है भाई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये देखो सॉलिड है सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, तो ये सारे का सारा आपका सब्लिमेशन का एग्जांपल है, उग्रपातन का एग्जांपल है। डिपोजिशन निक्षेपण, निक्षेपण फ्रोस्ट का जमना, जैसे देखो ना वो भाई वो जम गई, कोहरा जम गया, इसको को कहेंगे हम आपका निक्षेपण कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है जी। चलो ये हो गया आपका पहला स्टेट ऑफ मैटर का किस्सा खत्म। अब इसके बाद का जो चैप्टर है हमारे पास वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का थोड़ा सा लंबे लंबे सेशन करना पड़ेंगे, तभी मजा आएगा, तभी आपका जल्दी से सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। अच्छा, बात है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मैटर है वो प्योर है, यानी कि इसका चैप्टर का नाम रहता है आपका प्योर सब्सटेंस, इस मैटर इज प्योर, इस चैप्टर का नाम रहता है, 9th क्लास का चैप्टर है ये, इस मैटर इज प्योर। इसमें हम क्या कहेंगे, हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, आपको पता नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 60% स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट क्या होता है नहीं पता होगा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ये में भी पता हो, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या रहता है नहीं पता होता है। ओके, तो अब इसी को हम देखेंगे। अच्छा, बात करते हैं हमारा कि मैटर का, अच्छा मैटर जो है दो तरह का रहेगा, एक रहेगा आपका बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर,
जो प्योर फॉर्म के अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे सब्सटेंस, पदार्थ कहेंगे, सब्सटेंस पदार्थ। अब पदार्थ भी आपके दो हिस्से में डिवाइड रहता है, एक रहता है आपके पास तत्वों में यानी कि आपका एलिमेंट्स के अंदर, और एक रहता है आपका कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड यानी कि यौगिक के अंदर। पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट में आपका आएगा, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल ये इस तरह का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखा होगा आपने। तो इसमें जितने भी आपके पास 118 कुल मिला के इसमें एलिमेंट्स हैं आपका, इसमें कुल मिला के इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट में आपका मेटल भी होते हैं इसमें, यानी कि धातु भी होती हैं, और धातु भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। ओके, यहाँ से यहाँ तक शायद आपका क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, और यहाँ पे एक सीरीज रहती है जर्मेनियम, जो सिलिकॉन वगैरह की, वो मेटलॉइड्स, और जितने भी साइड रहते हैं वो सारे आपके नॉन मेटल्स रहते हैं, पता होगा, बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, कंपाउंड क्या रहता है? कंपाउंड यानी कि जो दो चीजों के अंदर मिलके बना होता है, दो चीजों के अंदर मिलके बना होता है, बट वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल है आपको, मैंने बोला एच, एक मिनट इसको बंद ही कर देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, मैंने बोला आपके पास H2O, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और आपका एक क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है आपका एक, यानी कि आपका ये बन गया 2, 2:2। इसका ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, मॉलिक्यूलर मास 16, यानी कि 2/16, यानी कि 1:8। यानी कि आपको कहीं भी खड्ड का पानी लेके आ जाओ, बारिश का पानी लेके आओ, आपको H2O 1:8 की फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरह का एक कंपाउंड ये आपका बन गया। उसी तरह से आपका CO2 है, ये भी एक कंपाउंड है, जिसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए रहते हैं एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड के द्वारा। याद रखें, केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में मिले रहते हैं, इनको कहेंगे हम हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड भी दो तरह के रहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे CO2 आ गया, ये आपका ऑर्गेनिक आ गया, जिसमें कार्बन आ गया C6H12O6 वगैरह वगैरह वगैरह। या फिर आपके पास सिंपल इनऑर्गेनिक, जैसे SO2 हो गया, NaCl हो गया, ये आपके पास किस तरह से आ गए, SO2 वगैरह, ये आपके इनऑर्गेनिक आ गए, जिनके अंदर कार्बन हुआ वो ऑर्गेनिक, जिनके अंदर कार्बन नहीं हुआ वो आपका इनऑर्गेनिक। खत्म। अच्छा, अब दूसरी तरफ है आपके पास मिक्सचर। अब मिक्सचर किस तरह से रहेगा? अब मिक्सचर आपने देखा होगा कि एक नमकीन आती है मिक्सचर की, नवरत्न मिक्सचर, उसमें होता है आपको कहीं कहीं मटर का दाना भी मिल जाता है, मूंगफली भी मिल जाती है, कुछ उसमें पापड़ी ऐसी मिल जाती है, कुछ नॉर्मल नमकीन भी मिल जाती है, मोटी नमकीन, पतली नमकीन। अगर आप उसको बिखार दें, ऐसे बिखार दें, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। कंपाउंड को आप अलग नहीं कर सकते, प्योर सब्सटेंस है सारे, इनको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर H2O को हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं, लेकिन वो एक केमिकल मेथड है, इनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते। मिक्सचरों को हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, और फिजिकल मेथड के द्वारा जब हम इनको अलग करेंगे तो वहां से आपका क्वेश्चन बनता है, तो हमें वो क्वेश्चन भी वहां पे देखना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, आपका डिस्टिलेशन क्या रहती है, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या रहती है, हैंड पिकिंग क्या होती है, इन क्वेश्चन को हम वहां पे देखें। सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हम चीजों को, इवेपोरेशन क्या रहती है, मतलब हम किसी फिजिकल मेथड के थ्रू उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन आपका कंपाउंड को हम केमिकल मेथड के बिना अलग नहीं कर सकते। अब मिक्सचर भी दो तरह के आते हैं, होमोजीनस, समांगी और विषमांगी। समांगी मतलब होमोजीनस, मतलब होमो मतलब सेम, जिनकी कंपोजिशन इस तरह से है, जैसे कि मैं आपको क्या दिखाऊं, जैसे कि हाँ, इनमें बस इंक है, मतलब फॉर एग्जांपल है, पानी लिया मैंने, पानी की बोतल ली, इसके अंदर पानी डाला, इसके अंदर मैंने नमक के 4 चम्मच डाल दिए, अब मैंने थोड़ा सा हिलाया, उसके बाद मैं आपको बोल दूं कि बताओ, और इसके अंदर मैंने चीनी घोल के एक बोतल के अंदर पानी में चीनी घोल के रख दी, मैंने आपको बोला कि बताओ, देख के बताओ कि किसमें पानी है किसमें चीनी है, या कोई कौन सा प्योर है, आप पता नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि उनमें जो कंपोजिशन होगी वो इस तरह से रहेगी कि आप उनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। वहीं अगर मैंने एक कांच की गिलास लिया, उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी और ऊपर पानी डाल दिया, तो आपको पता है मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। एक कंपोजिशन मतलब एक आपको लेयर दिख जाएगी कि यहाँ तक आपका पानी है, और उसके ऊपर पानी है, नीचे आपकी मिट्टी है या फिर रेत है, ठीक है, वो होगा आपका हेट्रोजीनस। या फिर पानी के अंदर मैंने तेल डाल दिया, तो जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो हमें दिखेगी वहां पे, तो उस केस में हम कहेंगे इसको आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। अच्छा, अब हेटेरोजीनस मिक्सचर भी आपका दो तरह का रहता है, एक रहता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और एक रहता है आपका सस्पेंशन। अब ये क्या बीमारी आ गई, वो सर क्या बड़ी मुश्किल से हमने ये पढ़ा, अभी क्या बीमारी आ गई है, ये क्या रहेगा, ये पार्टिकल के साइज की बेसिस के ऊपर रहेगा। एक में पार्टिकल का साइज रहेगा आपके पास 1 नैनोमीटर टू लेके 10 नैनोमीटर के बीच में,
सॉरी 100 नैनोमीटर के बीच में, और एक में जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा रहेगा, यानी कि मोटे मोटे कण। और एक आएगा आपका होमोजेनस में, आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना रहता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनसे मिलकर ये बना रहता है। और सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसमें हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो आपका 1 नैनोमीटर से भी कम रहेगा। ओके, इन्हीं के बेसिस, पार्टिकल के साइज की बेसिस के ऊपर हम इनकी तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि कितना नैनोमीटर का होता है। 10 नैनोमीटर का होता है 1⁻⁹ मीटर। याद रखें इसको भी भाई, ये फिजिक्स में होता है, वैसे सारी चीजें करवाएंगे हम इसको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करते हैं स्टार्ट। अब देखना कितना मजा आएगा। सब्सटेंस क्या रहेगा, वही आपका इसमें कंपाउंड रहेगा और आपका एलिमेंट्स रहेंगे। सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। एक सर्टेन इसमें प्रॉपर्टीज रहेंगी, सभी की प्रॉपर्टीज रहेंगी। इसमें आपका क्या रहेगा, एक केमिकल एलिमेंट्स रहते हैं और केमिकल कंपाउंड रहते हैं। एलिमेंट क्या रहेगा आपका, हिलीबी बर्कन फनी जो भी रहता है आपका। फिर आपके पास ना मांगो वाला दिन से पेप्सी सोडा कोड़ा, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, मतलब ये मैंने आपको 20 तक एटॉमिक नंबर बता दिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका आपको कौन सा रह गया, हीलिबी फ्लोरीन और आपका नियॉन। ठीक है जी। आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देखो ना सोडियम, मांगो, अलादीन से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, याद रखो 20 तक ऐसे ही। पोटेशियम, कैल्शियम, अर्गन, क्लोरीन हो गया, आपके पास सल्फर हो गया, फिर आपके फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आपके क्या है, आपके पास एलिमेंट्स हैं। या फिर आपकी जितनी गैसेज है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे सारे क्या रहेंगे, आपके नॉन मेटल रहेंगे। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे आपके क्या रहेंगे, मेटलॉइड्स रहेंगे। और कंपाउंड में क्या रहेगा, NaCl3, CO2, CO, H2, ठीक है जी, जितने भी NH4, CO, NH2, जितने भी कंपाउंड रहेंगे उसके बाद, ठीक है, जो एक ये मतलब कंपाउंड के अंदर क्या चाहिए हमें, दो तो चाहिए, दो एलिमेंट तो चाहिए आपस में जुड़े हुए, और किसी केमिकल कंपाउंड के थ्रू जुड़े होने चाहिए। और तीसरी एक और बात कि उनके वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर भी जुड़े होने चाहिए। ये सारे मतलब हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम हमारा इसमें देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, जो सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, प्योर फॉर्म है पर सिंपल है भाई, ये एक ही चीज से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन तो वही हाइड्रोजन ही होगा, मैंने बोला सोडियम तो सोडियम ही होगा, मैंने बोला ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन को वैसे आप O2 लिखते हैं, मॉलिक्यूल है भाई ये, ठीक है। और इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, मैंने बोला कि दो अलग अलग होने चाहिए, तो इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। O2 ये, या फिर मैंने O3 बोला, या फिर मैंने N2 बोला, H2 बोला, ये कंपाउंड नहीं है, CO2 कंपाउंड है। इसमें दो हमें एलिमेंट मिल गए, दो तत्व इसमें मिलके बन गए, ठीक है। इसमें कंपाउंड में फिर आपका मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, ये एलिमेंट्स के टाइप में आ जाएंगे। करें, देखो मेटल्स के अंदर जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये मेटलॉइड्स के रूप में आ जाएंगे। मेटलॉइड क्या रहते हैं, क्या बीमारी है, या जिसमें प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह रहती हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह रहती हैं, उनको कहेंगे मेटलॉइड्स। ओके, समझ गए, वेरी गुड। एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्ती सारणी में परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, एटॉमिक मासेस के ऊपर। हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव कहते हैं हम इसको। हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले कहते हैं हम उसको। और इसने परमाणु भार के ऊपर यानी कि एटॉमिक मास के ऊपर डिफरेंशिएट किया था। लेकिन जो आपका मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर उनको डिफरेंशिएट करा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 101% है कि बनेगा ही बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। और फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं, दिमित्री मेंडलीव को कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोसले आएगा, हेनरी मोसले की कुछ इस तरह का इसका नाम था। ओके, ये है आपका भाई पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास है S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। आपका ये यहां तक, ये यहां तक जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं। इससे ऊपर ये जो ब्राउन वाली लाइन है ये आपके मेटलॉइड्स हैं, और ये सारे क्या हैं आपके पास नॉन मेटल्स के रूप में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। इनको कहते हैं हम अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं इनको। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये लास्ट जो सेक्शन रहते हैं इनको हम कहते हैं आपका नोबल गैसेस, और ये वाले कहते हैं हम इसको कहते हैं हैलोजन्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, F
ओ, इधर है तो साफ साफ, एक मिनट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्वेश्चन से इससे भी क्वेश्चन आता है, तो फ्लोरीन आएगा F1, फोन से याद रखना, O है फिर N है, ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, याद रखें। इसको बोरोन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोजी रोए, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वो लाल से गाएगा इंडियन ताल में, वो कुछ नहीं, बस इससे ही आएगा। सब उससे टेपो, कहाँ है, वो सब सब उससे टेपो, इस तरह से मतलब याद करने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है, इसको हम याद करेंगे। इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगी इसको हम वहां से क्वेश्चन आता है। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड मैंने बड़ी भाषण दी आपको अभी कि कंपाउंड में भाई दो चीजें होनी चाहिए, कार्बन CO है, दो अलग अलग इसमें एलिमेंट होने चाहिए। देखो, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन। ये इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि दो से अधिक इसमें जुड़े होते हैं और सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको H2O का बताया था, H2O का बताया था कि 1:8 की फॉर्म के अंदर रहेगा। कहीं का पानी उठा के देख लो, बाली का ले आओ, अमेरिका का ले आओ, बारिश का ले आओ, नलके का ले आओ, खड्ड का ले आओ, कहीं का भी ले आओ, हमेशा आपको आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। पर कंडीशन क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। ओके, अच्छा, बोला गया मेड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस दे कैन बी डिवाइड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। हालांकि ये आपका प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हम इनको कर सकते हैं अलग। जैसे H2O का हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी महंगी प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी को तोड़ना, ठीक है, बट उसको लिए हम नहीं जाएंगे, सिंपल मेथड नहीं, केमिकल मेथड के थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। मिक्सचर, अब भाई मिक्सचर क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस आएगा जिसमें हमने देखा एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा, मिक्सचर आया। अब मिक्सचर दो तरह के पढ़ाए थे मैंने आपको, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी कि जिसमें कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे मेरा ये शर्ट है, बिल्कुल भाई एक ही कलर से मिलके बनी हुई, इसको छोड़ो, एक ही कलर से मिलके बनी हुई है। ओके, तो ये आपका होमोजीनस, सिंपल आपको नहीं पता लगेगा कि क्या है, कैसे कैसे है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पेन का, ये यहाँ से यहाँ तक रेड है, ये व्हाइट है, ये रेड है, ये व्हाइट है, अलग अलग लेयर्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे आपका, ये हेटेरोजेनस सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। ओके, और हम इनको फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाय, अब ले आए मैं चाय, अब मुझे बताओ कि चाय क्या है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है, चाय क्या है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है। चाय जो है आपका किस में आएगा, आपका मिक्सचर में आएगा, अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, चाय पत्ती भी डली है इसमें, इलायची भी डली है, पानी भी डाला है, दूध भी डाला है, ठीक है, शक्कर भी डली है, तो सब कुछ इसमें आएगा, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर को उसके बाद दो हिस्से में डिवाइड करता है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अच्छा, अब होमोजेनस मिक्सचर को आगे हम किस फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, विलयन के द्वारा, बिलियन, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन के द्वारा। सॉल्यूशन क्या रहेगा, जिसमें यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। मिक्सचर रहेगा पानी का शुगर के साथ, पानी को डाल दिया हमने शुगर, ये इसमें घोल दी शुगर, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है ये। इसके अंदर हमने डाल दी पानी के अंदर डाल दी चीनी, तो मैंने बोला कि पता लगाओ क्या है इसके अंदर। अब बोलेंगे कैसे पता लगाएं, पता नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये आपका होमोजेनस का एग्जांपल है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन आपका ये बन गया। और पार्टिकल का साइज इतना कम होता है कि हमें नहीं दिख पाता। बेसिकली पार्टिकल साइज कितना रहेगा, 10⁻⁹ मीटर से कम, नहीं कम, ठीक है, इससे कम रहेगा। अच्छा, अब गया इसमें आएगा सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन जो है दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सॉल्यूशन जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक रहेगा हम इसका सॉल्यूट और एक कहते हैं हम सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलायक और विलय, विलायक, ये है का विलायक, जिसमें किसी चीज को घोला जाता है उसको कहेंगे हम विलायक, यानी कि सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है जो कम मात्रा के अंदर होता है जिसको कहते हैं विलेय, सॉल्यूट जिसको हम कहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पानी के अंदर चीनी, तो पानी आएगा आपका सॉल्वेंट, विलेयक, और जो चीनी होगी उसको कहेंगे विलेय, सॉल्यूट जिसको हम कहेंगे। अच्छा, The ingredients of the solution cannot be separated by the mechanical method such as filtration। हम इनको सिंपल मेथड के थ्रू अलग कर ही नहीं सकते। मैंने बोली फिल्ट्रेशन के थ्रू, चलो भाई चीनी डाल दी, घोल दी मैं पानी के अंदर, चलो भाई इसको छान लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, चीनी नहीं निकलेगी, है ना, तो उसको कहेंगे हम, मतलब इनको हम ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ही आपका आ जाता है।
विषमांगी मिश्रण, हिट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें आपको पहले ही बताया हमने कि अलग अलग चीजों से इसमें हम बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें साफ साफ दिख जाती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कुछ और चीजें, यहाँ से यहाँ तक कुछ और चीजें, मतलब इसके अंदर मिलावट तो है, पता चल जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी अलग अलग चीजें आएंगी, ये भी दो अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं, मतलब इसमें दो अलग चीजों के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका कलिल कोलाइड और एक आपका निलंबन यानी कि सस्पेंशन। अच्छा, अब कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे पूरा टेबल आएगा। कोलाइड फोम हो गया, इमल्सन हो गया, सोल हो गया, एरोसोल हो गया, जेल वगैरह हो गया, ये कोलाइड्स के फॉर्म्स हैं, इनको हम कहेंगे। सस्पेंशन जो है सबसे बड़े, जिसमें बहुत बड़े बड़े ठोस के कण रहते हैं उनको हम सस्पेंशन कहेंगे, यानी कि जिसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁻⁹ मीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब 100 नैनोमीटर से, मतलब सिंपल भाषा के अंदर जो मेरे को 8th क्लास का याद है, मेरे को यही याद है कि अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो हम सस्पेंशन, अगर पार्टिकल का साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर से के बीच में होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, ठीक है, कम होगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। समझ गए, ये था, मतलब इस तरह से आप याद रखें, सिंपल सा, समझ में आएगा फिर सारा। ये देखो पार्टिकल साइज 10⁻⁹ वही बात है, 100 नैनोमीटर, ठीक है, इससे कम होगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा इससे छोटा है, और ये इसमें तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये फिल्ट्रेबल होता है, इसको हम फिल्टर अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसको तो कर ही नहीं सकते फिल्टर, ओके, नहीं, दिस इज नॉट फिल्ट्रेबल, ऐसे कहेंगे ना, मतलब पूरा छन के बाहर निकल जाएगा, ये फंस जाएगा छननी के अंदर, ये फंस जाएगा, ओके, ये हल्का फुल्का फंस जाएगा। जैसे अगर आप दूध को उबालते हैं ना, दूध की जो फैट रहती है ना, वो छननी के अंदर जो है वो आपको फंस जाती है। तभी कई बार डॉक्टर बोलते हैं आपको कि जो दूध भी पीना है ना, तो छान के दूध पीना है ना, सोचो बोलोगे आपको कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि जो फैट रहती है वो फिर छननी के अंदर फंस के रह जाती है, ऐसा भी आपने मतलब बोलते हैं, ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा, कई बार आपके घर वाला ने भी ऐसा पिलाया होगा दूध वगैरह। कोलाइड्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। अब जिस तरह से हमने क्या किया था, सॉल्वेंट था, जिस चीज में घोला जाएगा उसको हम कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम, और जिसको घोला जाएगा उसको कहेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज, ओके, यानी जिसको घोला जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें घोला जाएगा उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। सोल क्या है, सोल जैसे आपका पेंट, जेली, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है भाई, फ्रूट हो गया, जेलिस हो गया, जेल्स हो गया, डाइज हो गए, जितने भी आपके रहेंगे इसके अंदर, इनको हम किस तरह के क्लोराइड रहेंगे, सोल, इनको हम सोल कहते हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड फॉर्म है इसमें घुली हुई। अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इसका आपका मिल्क वगैरह, मिल्क क्या रहेगा, इमल्शन है, मिल्क इज एन इमल्शन। इमल्शन क्या होता है भैया, बोलेंगे इमल्शन क्या है, यानी कि लिक्विड के अंदर लिक्विड घुला हुआ है, यानी कि आपका लिक्विड फैट घुली हुई है लिक्विड के अंदर, सिंपल सी भाषा के अंदर। फोम क्या रहेगा, फोम जैसे आपने देखा होगा, आपके झाग बनती है सोप से बड़ी अच्छी, तो लिक्विड के अंदर उसमें गैस घुली होती है, जब आप उसको करते हैं, शेविंग फोम देखी होगा आपने, आज ही मैंने पढ़ा कि उसके अंदर ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन मतलब जैसे कि एक बार शेविंग फोम होती है, हल्का सा दबाते हैं और वो इतनी फैल जाती है, वो इतनी सी, ऐसा क्या है उसमें, ब्यूटेन गैस भरी होती है, ताकि उसको वो झाग जैसा बना दे, ओके। सॉलिड के अंदर सॉलिड होगा तो सॉलिड जेल कहेंगे, सॉलिड इमल्शन कहेंगे। एरोसोल से क्वेश्चन आते हैं, अगर गैस के अंदर सॉलिड घुली होगी, गैस के अंदर सॉलिड, जैसे कि कई बार धुआं होता है, धुआं के अंदर डस्ट पार्टिकल तैयार होते हैं, स्मोक वगैरह, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया इन एयर, इनको कहेंगे सॉलिड एरोसोल, ओके। और एक होता है लिक्विड एरोसोल, यानी कि गैस के अंदर लिक्विड होगा, जैसे कि कई बार धुंध वगैरह जमी होती है, तो आप बाइक बुक पे जाते हैं तो पूरे पूरे कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, बोले कि भाई कहाँ से आ गया, बारिश तो हुई नहीं, तो उसके अंदर एयर के अंदर आपका लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, क्लाउड्स हो गए, स्प्रेज हो गए, उन सभी के अंदर, ऐसे परफ्यूम वगैरह, वो कहेंगे आपके लिक्विड एरोसोल्स, ओके। अच्छा, अब जो बात आई सारी की सारी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, अब जितने भी मेथड है सेपरेशन के, मिक्सचर्स को अलग करने के जितने भी मेथड्स रहेंगे, उनसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल बनाएंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, क्रोमेटोग्राफी है, इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इन मेथड से क्वेश्चन आता है भाई। और एक बार मुझे क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है, शायद मुझे क्वेश्चन आया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन मैंने कहाँ पढ़ा, 7वीं क्लास की बुक के अंदर वो क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ था, मतलब बुक के अंदर लिखा हुआ था, तभी से मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, तो जैसे हम कोई भी टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, तो मैं वैसे प्रीवियस के टेस्ट भी कई बार देखते रहता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन दिखाओ, मैंने बोला भाई कहाँ भागे रहते हैं हम, जब भी केमिस्ट्री पढ़ने की बारी आती है ना, तो हम क्या कहते हैं +1 +2 की तरफ भागते हैं, नहीं भागना, चुपचाप अपना जो पढ़ रहे हैं ना 10th तक लेवल उतना ही करें, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं करवा ही दूंगा जितना भी रहेगा, तो
ओके, चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले आपका क्रिस्टलाइजेशन। आपने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे होंगे स्कूल के अंदर। हमने भी भाई पोटाश अलम बनाया था, फटकरी, कट लगने के बाद लगाते हैं ना वो दाढ़ी दूढ़ी पे, फटकरी लगाओ उस पर, पोटाश अलम। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू दो दो लिक्विड को आपस में मिलाया, थोड़ी देर के लिए उनको रखा, तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट इज इन विच द मिक्सचर इज हीटेड। इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन विच मिक्सचर इज हीटेड। अब इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ रविदार रूप में अलग हो जाते हैं और अशुद्ध पदार्थ विलेय में ही बचा रहता है। डूइंग दिस मेथड प्रेजेंट द सॉल्यूट डिसोशिएट इनटू द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल एंड द इम्प्योर सब्सटेंस रिमेन इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस हमें चाहिए होता है वो तो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन देखो इस तरह के क्रिस्टल बन जाते हैं, चीनी का क्रिस्टल उस तरह से क्रिस्टल बन जाते हैं, और जो हमें चीजें नहीं चाहिए होती हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट वगैरह एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अगर कहीं और से भी आप देख पाए तो जरूर देखना, मुझे इसके एग्जाम्पल कहीं और से मिले नहीं थे क्रिस्टलाइजेशन के। अगर इनके एग्जाम्पल अगर आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं तो भाई इनको रट्टा मार लेना, गूगल कर लेना चाहे इसको। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये तो हमने बड़ा कुछ कह रहा होगा डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या रहेगा आपका, इन द डिस्टिलेशन मेथड मिक्सचर सब्सटेंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग। जिनका सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, तो उस केस में हमें इसकी बड़ी हेल्प मिलती है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा मतलब ज्यादा कम रहता है ना, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। अब ये इवेपोरेट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक ट्यूब लगाई होगी और यहाँ पे क्या होगा, हमने एक ठंडा पानी हम यहाँ से डाल रहे होंगे। ठीक है, जैसे ठंडा पानी हम यहाँ पे डालेंगे तो जो भाप होगी वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, भाप जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हमें ड्रॉप की फॉर्म के अंदर हमें जो सब्सटेंस चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू मतलब उनको करने के लिए हमें बेसिक क्या नीड चाहिए होती है। तो अगर किसी सब्सटेंस, किन्हीं दो तीन सब्सटेंसेस का आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल है पानी से अल्कोहल को हमने अलग करना है, फिर हाइड्रोकार्बन से आपके जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनको हम अलग अलग किस बेसिस के ऊपर करते हैं, वो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हमें पेट्रोल भी मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, फिर आपके पास डीजल मिलता है, वो सारी चीज़ें किस तरह से आपके उनको हम अलग कर सकते हैं, तो अब इसी प्रोसेस के थ्रू, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम उनको अलग अलग उसमें कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू हमें देखो बहुत कुछ मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलती है, फिर आपके पास पेट्रोल, ईथर, कैरोसिन ऑयल, बहुत कुछ मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं बहुत अलग अलग तरह के। वो किस क्यों मिलते हैं हमें, क्योंकि उनका सभी का बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग रहता है। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग रहेगा तो वो कंडेंस होकर अलग अलग फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट, मतलब उनको हम सेपरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। ओके, तो ये प्रोसेस रहती है आपके पास डिस्टिलेशन की। अच्छा, अल्कोहल मैन्युफैक्चर, सोप मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, यहाँ पे हमें इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग तरह की होती हैं, एक होती है आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होती है स्टीम वाली होती है, एक आपका सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जिसको मैंने आपको बता दिया बस। क्रोमेटोग्राफी, जैसे आपके पास मैंने बोलते दवाइयाँ, भाई दवाइयों को अलग अलग करना, या फिर दवाइयाँ होगी, या फिर आपके पास अच्छा एलपीजी के अंदर क्या क्या गैसेज होती हैं, एलपीजी के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी होती है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन मेनली रूप में यहाँ पे पाई जाती है, इनका भी अलग अलग ही बॉइलिंग पॉइंट रहता है। अब बात है क्रोमेटोग्राफी की, अगर मैंने बोला यहाँ पे इंक, इसमें क्या होता है ना कि एक सोल्यूशन हमने पानी के अंदर बीकर के अंदर डालते हैं और एक क्रोमेटोग्राफिक शीट होती है, इसके अंदर ऊपर हमने कुछ केमिकल चढ़ाया होता है। अब मान लो कि हमने कोई पैरासिटामोल की दवाई घोल दी या फिर कोई और सी दवाई घोल दी, अलग अलग दवाइयाँ घोल दी, तो होगा क्या, हमने उस दवाई को घोला और उसका एक हल्का सा ड्रॉप यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से वहाँ पे ड्रॉप लगा दिया। अब कुछ टाइम के बाद देखेंगे ना तो अलग अलग कलर दिखेंगे आपको, जैसे रेड कलर हमारे यहाँ तक चढ़ गया होगा, फिर आपका पर्पल कलर यहाँ तक, मतलब अलग अलग कलर जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर खुद को चेंज कर लेते हैं। फिर हम उनको डिस्टेंस नाप के हम पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सब्सटेंस हमें मतलब डाला हुआ था। एक क्रोमेटोग्राफी है, हमने प्रैक्टिकल कर रखे हैं जब हम बीएससी के रूप के टाइम के ऊपर थे, तो जितने भी आपके पास डाइज वगैरह थी ना उनको अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इवेपोरेशन, ये तो आपको पता ही है, आपको नमक कैसे बनता है, नमक वाला पानी लिया, समुद्र वाला का पानी लिया, उसको बॉईल करा तो इसके सॉलिड फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और पानी पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, मैं सॉल्ट वाटर एग्जांपल है, आपको पता ही है इसका। सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू, वही बात सब्लिमेशन के प्रोसेस,
सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड सीधा आपका गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम कहेंगे आपका सब्लिमेशन। जैसे कि हमने कपूर को अलग करना होता है, ड्राई आइस को अलग करना होता है, आयोडीन को अलग करना होता है किसी भी चीज़ से, या फिर नेफ्थलीन वॉल्स। मान लो कैंपर है, इसके अंदर बहुत सारे कुछ सब्सटेंस और है और हमें कपूर नहीं चाहिए, वो सब्सटेंस चाहिए, हम उसको खुले में रख देंगे बढ़िया से, कपूर कपूर उड़ जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। तो यह है आपका सब्लिमेशन का। बस थोड़ा सा रह गया अब सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ये तो शायद फोटो अलग अलग लग गया है, जैसे इसमें आएगा सेडिमेंटेशन नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम सेपरेशन फनल। फनल के थ्रू अलग करना, जैसे हमने तेल से पानी को अलग करना है तो फनल के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कोन ऐसे कीप जैसी लेंगे यहाँ पे। अब हमने देखा कि इसको हम कर रहे हैं आपका अलग कर रहे हैं, जैसे इस तरह का कुछ सब्सटेंस है, मतलब हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे लगा है टैप, ठीक है। हमने क्या किया, तेल ऊपर तैरेगा, टैप को खोल दिया, अब यहाँ जब जब पानी सारा निकल जाएगा तो टैप को बंद कर देंगे, तो पानी तेल अलग रह जाएगा, है ना। तो यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पानी से अलग करने का प्रोसेस है ये भी, इसको हम इसी के मेथड के द्वारा भी अलग करते हैं। सेपरेटिंग फनल भी इसको कहते हैं। केरोसिन ऑयल को और अलग लिक्विड से अलग करने से भी इनको हम हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास रहेगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, फिल्टर जैसे कि आपने चाय को छानते हो, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कुछ सब्सटेंस को, मतलब जो चीज़ें पानी के अंदर घुलनशील नहीं होंगी, मान लो घुलनशील नहीं होंगी, तो उनको हम आराम से फिल्टर कर सकते हैं। व्हेन द डिसोल्यूशन इज इनसॉल्युबल सॉलिड आर मिक्स्ड बोथ डूइंग थ्रू द फिल्टर पेपर और सी, मतलब छानने के थ्रू। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल आ गया कि अगर हमने चाय को छानना होगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चाय को छानने के लिए हम कौन से प्रोसेस के थ्रू यूज करेंगे, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, निस्यंदन जिसको हम कहेंगे। लास्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपका मान लो ब्लड है, मैं को चाहिए ब्लड से, आपके ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, सिर्फ प्लाज्मा। मैं क्या कहेंगे, मशीन होती है, ये बहुत ना ऐसे घूमती है, बहुत फास्ट घूमती है, 4-5 हज़ार रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर 5 बार 5 10 हज़ार बार ये घूमती है। आरपीएम जिसको हम कहेंगे, बाइकों के ऊपर लिखा होता है आरपीएम, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट कितनी होती है। ऐसे लड़के बाइक चलाते हैं तो अलग से आरपीएम को मीटर अलग से लगा होता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये अपन जिस चीज का ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है ना, ये खुद को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड इज रोटेटेड इन द रैपिड स्पीड इन विच द सेंट्रीफ्यूज फोर्स इफेक्टिवली मोबिलाइज द हायर डेंसिटी। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें जो है वो आपका अरेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ जो है यहाँ तक अरेंज हो गई, अगली चीज़ जो है वो यहाँ तक अरेंज होगी, अगली चीज़ जो है यहाँ तक अरेंज होगी। लेकिन मैंने ब्लड का देखा है भाई, हमारे यहाँ पे शॉप में देखा है हमने ब्लड का, कि जो प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाता है, जो ब्लड है वो नीचे रह जाता है। अगर हमें सिर्फ प्लाज्मा का ही देखना होगा कि क्या है प्लाज्मा के अंदर, क्या दिक्कत है, तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर ब्लड का देखना होगा तो हम इसको फेंक के इसको आपका ब्लड का देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो रिमूविंग फ्रॉम क्रीम फ्रॉम द मिल्क में यही यूज़ होता है। अरे सबसे सिंपल बात है, आपने देखा तो है, वो दही से वो मधानी जैसी चली रहती है, तो वो ऊपर तैयार जाता है ना, वो सारी चीज़ें। ब्लड टेस्ट जो रहते हैं वो इसके प्रोसेस के थ्रू ही लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, आपका वो ब्लड लेते हैं, किसी फॉर्म में डालते हैं, किसी मशीन में डालते हैं, वो मशीन बड़ी तेजी से घूमती है, वही होता है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो इसी अपकेंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। आज को हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया। ये 3 लेक्चर का एक चैप्टर था, लेकिन मैंने एक चैप्टर में इसको खत्म कर दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपको मैटर से दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, कि हमें यहाँ पे दिक्कत है। और बाकी मैंने बता दिया, जिसने भी पेड बैचेस ज्वाइन करेंगे वो आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का दिन आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।